नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम वेक्टर कैलकुलस में अपना नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है वेक्टर इंटीग्रेशन। तो देखिए ये जो चैप्टर है ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो आपका वेक्टर इंटीग्रेशन में आता है वो आपके पास यहाँ पर आता है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें याद नहीं रखनी है, बस आपको इतना याद रखना है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करोगे एफ वेक्टर dt, तो यहाँ पर जब आप एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये आपके पास आएगा एफ वेक्टर जो कि आपका एक अनदर फंक्शन आएगा यहाँ पर एफ वेक्टर प्लस में। जैसे हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू आती है, वैसे ही यहाँ पर कांस्टेंट आएगा, लेकिन हम उसको सी वेक्टर से यहाँ पर नोटेशन देंगे क्योंकि हम एक वेक्टर का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास कोई वेक्टर फंक्शन आएगा एफ वेक्टर प्लस में यहाँ पर जो है वो आपके पास एज ए कांस्टेंट कोई वेक्टर फंक्शन आएगा जो कि हम यहाँ पर सी वेक्टर के रूप में यहाँ पर लिखेंगे। ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल होता है, ये आपको एज इट इज याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल। तो डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि जैसे आप यहाँ पर एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करोगे एफ वेक्टर dt, आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो आपके पास यहाँ पर एफ वेक्टर आएगा और आपके पास यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो आपकी लग जाएगी। तो हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा एफ वेक्टर बी, माइनस में लोअर लिमिट पुट करेंगे तो एफ वेक्टर ए हो जाएगा। यही जो है वो आपके पास डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो ये आपके पास जो इनडेफिनेट इंटीग्रल और जो डेफिनेट इंटीग्रल है दोनों ही आपको एज इट इज याद रखने हैं। आपका सीधा क्वेश्चन बन सकता है। तो जब हम यहाँ पर एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एफ वेक्टर प्लस सी वेक्टर होगा। ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रल होता है। और अगर हम यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें तो आपके पास जब एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करेंगे लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो आपको यहाँ पर गिवन होगी। तो यहाँ पर आपके पास इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, एफ वेक्टर आएगा और अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर लग जाएगी। अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये एफ वेक्टर बी माइनस में एफ वेक्टर ए हो जाएगा। जैसे हम नॉर्मल 11th 12th वाले पोर्शन में करते हैं वैसे ही आपके पास यहाँ पर ये इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर आता है कुछ स्टैंडर्ड आपके पास रिजल्ट्स आते हैं जो कि यहाँ पर डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास ये डेरिवेटिव से रिलेटेड है क्योंकि हम यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव वाले जो रिजल्ट आते हैं इन्हीं के आगे जो है वो हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव करके जो है वो बताया हुआ है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है कि एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर का अगर हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो डी बाई डी टी, जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, u इंटू वी का ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपके पास जो प्लेसेस है वो सेम रहेंगे। जैसे एफ वेक्टर आपका फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पर एफ वेक्टर का जो डेरिवेटिव होगा वो फर्स्ट प्लेस पे ही आएगा। तो डी एफ वेक्टर अपॉन में डी टी डॉट जी वेक्टर हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर जी वेक्टर को एज इट इज रखा है, एफ का डेरिवेटिव किया है। तो डी एफ वेक्टर अपॉन में डी टी डॉट जी वेक्टर हो जाएगा। फिर प्लस में हम यहाँ पर एफ वेक्टर को एज इट इज रख रहे हैं और जी वेक्टर का डेरिवेटिव कर रहे हैं। एफ वेक्टर आपका फर्स्ट प्लेस पे है तो यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे ही आया है और जी वेक्टर आपका सेकंड प्लेस पे, तो हम इसका डेरिवेटिव सेकंड प्लेस पर ही लिखेंगे। ठीक है। आपका फॉर्मूला किसका लगा है, आपका जैसे डेरिवेटिव में u इंटू वी का लगता है वैसे ही यहाँ पर आपका लगा है। ठीक है। तो ये जो है वो आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास यहाँ पर दिया है कि एफ वेक्टर का स्क्वायर है उसका अगर आपको डेरिवेटिव करना है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, आपका यहाँ पर पावर आगे आ जाएगा। जैसे आप नॉर्मली डेरिवेटिव करते हैं पावर आगे आ जाएगा एफ वेक्टर और फिर एफ वेक्टर का जब आप डेरिवेटिव करोगे तो डी एफ वेक्टर अपॉन में dt हो जाएगा। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है ये हमें दे रखा है कि डी एफ वेक्टर अपॉन dt का यहाँ पर होल स्क्वायर हमें दे रखा है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो पहले आपकी पावर आगे आएगी तो आपके पास पावर आगे आ गई यानी 2 हो गया। फिर ये डी एफ वेक्टर अपॉन dt एज इट इज क्योंकि एक पावर कम हो जाएगी। फिर डी एफ वेक्टर अपॉन dt का करोगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन में dt स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो है वो डेरिवेटिव है वही सेम u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपकी प्लेसेस जो है वो वही रहेंगी जहां पर आपका वेक्टर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पहले हमने जी वेक्टर को एज इट इज रखा है तो ये जी वेक्टर सेकंड प्लेस पे है तो यहाँ पर सेकंड प्लेस पर ही लिखा गया है। हमने एफ वेक्टर का डेरिवेटिव किया तो डी एफ वेक्टर अपॉन में dt क्रॉस जी वेक्टर हो गया। प्लस में यहाँ पर हमने एफ वेक्टर को एज इट इज रखा है तो एफ वेक्टर आपका फर्स्ट प्लेस पे आएगा, एफ वेक्टर क्रॉस डीजी वेक्टर अपॉन में dt हो जाएगा। ये क्रॉस प्रोडक्ट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आपके पास एक वेक्टर है और यहाँ पर ये ए वेक्टर जो है ये आपका कांस्टेंट वेक्टर है, तो यहाँ पर ये जो ए वेक्टर है इसकी मल्टीप्लाई है यहाँ पर एफ वेक्टर के साथ, तो ये कांस्टेंट है तो ये आपका कांस्टेंट है तो ये आपका एज इट इज ही आएगा मल्टीप्लाई में। तो ए वेक्टर क्रॉस यहाँ पर डी एफ वेक्टर अपॉन में dt हो जाएगा।
ठीक है, तो यानी कि ये एफ वेक्टर जो है इसका यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। ए वेक्टर आपका कांस्टेंट वेक्टर है, तो ये आपका एज इट इज मल्टीप्लाई में हो जाता है। जैसे हम सिंपल जो डेरिवेटिव करते हैं उसमें जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होती है वो मल्टीप्लाई में एज इट इज आ जाती है, वैसे यहाँ पर ये आपके पास एज इट इज आ जाएगी। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो रिजल्ट्स आए हैं आपके डेरिवेटिव के, इन्हीं का हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये रिजल्ट्स जो है वो बनेंगे। जैसे हमारे पास फर्स्ट जो था ये आपके पास क्या था कि डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट जी वेक्टर प्लस में एफ वेक्टर डॉट डी जी वेक्टर अपॉन में डी टी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पर किसका डेरिवेटिव किया था, ये हमने एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर का डेरिवेटिव किया था, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा एफ वेक्टर डॉट जी वेक्टर, और आपको पता है इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में कांस्टेंट वैल्यू आती है तो प्लस में सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड है आपके पास टू एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी, और फिर आपके पास यहाँ पर dt है। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, तो आपको पता है कि यहाँ पर पहले पावर जो वो आपके आगे आई है, फिर टू एफ वेक्टर डॉट डी एफ वेक्टर अपॉन में dt, तो ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। तो पावर आ गया यानी कि 2, यानी कि आपके पास एफ वेक्टर का होल स्क्वायर है, प्लस में यहाँ पर c हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो हमने डेरिवेटिव किया था ये आपको एज इट इज याद रखने हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन है टू डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी डॉट डी स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वायर, बाहर dt है, इसका इंटीग्रेशन, ये आपका इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टू एफ वेक्टर अपॉन डी टी का होल स्क्वायर। वैसे आपको पता है इंटीग्रेशन में यहाँ पर जब आपके पास किसी का डेरिवेटिव उसके पास ही मल्टीप्लाई में पड़ा हो तो एक पावर जो है वो आपकी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर डी एफ वेक्टर अपॉन डी टी का डेरिवेटिव इसके साथ है डी स्क्वायर एफ वेक्टर अपॉन में डी टी स्क्वायर, तो ये आपका होल स्क्वायर हो जाता है। ये रूल हम कई बार लगाते हैं। उसके बाद ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये एफ वेक्टर क्रॉस जी वेक्टर प्लस सी वेक्टर हो जाएगा। उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस टी एफ वेक्टर अपॉन में dt है, तो ये आपको याद रखना है कि ये आपका ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर प्लस में सी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको ये सारी वैल्यू जो है वो याद रखनी है। बाकी आपको पता ही है नॉर्मल रूल जो है वो आपको पता ही किस तरीके से इंटीग्रेशन होता है, कैसे आपका डेरिवेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर एक रिमार्क दिया हुआ है, और ये रिमार्क आपका जो इम्पोर्टेंट है, ये सेकंड रिमार्क जो है ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो है वो आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो ये क्या है कि जैसे हम यहाँ पर स्टार्टिंग से जो पढ़ते आ रहे हैं वेक्टर कैलकुलस में, हम एफ वेक्टर को क्या लिखते हैं, f1 i कैप प्लस में f2 j कैप प्लस में f3 k कैप। तो यहाँ पर हम f वेक्टर का अगर इंटीग्रेशन करेंगे, जैसे हमने लास्ट में डेरिवेटिव वाला जो चैप्टर किया था उसमें जब हमने यहाँ पर डेरिवेटिव किया था, तो यहाँ पर f1 f2 f3 ये जो आपके पास स्केलर फंक्शन है इनका अलग अलग डेरिवेटिव हो जाता है, वैसे ही आपका यहाँ पर अलग अलग जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा। बस यही चीज जो है वो आपको नोट करनी है। ठीक है, तो अगर आपको इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दे रखा है जहां पर आपके पास f1 i कैप f2 j कैप प्लस f3 k कैप है, f1 आपके पास कोई भी xy में कोई भी वैल्यू हो सकती है, यानी कि स्केलर फंक्शंस रहेंगे आपके ये। तो यहाँ पर अगर आपको f वेक्टर का इंटीग्रेशन करना है तो आपको अलग अलग जो है वो इनका इंटीग्रेशन कर देना है, वो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। देखिए हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, हमें दे रखा है इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट हमें 1 दे रखी है, अपर लिमिट हमें यहाँ पर 2 दे रखी है। तो यहाँ पर 1 to 2 इंटीग्रेशन a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर dt, हमें इसकी वैल्यू जो है वो निकालनी है। तो देखिए आपको पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ये आपका क्या होता है, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही होती है, जिसको हम इस तरीके से भी जो है वो नोटेशन देते हैं। यहाँ पर पहले जो है वो a वेक्टर डॉट b वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, इसी को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम किस तरीके से जो है वो सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेट फॉर्म से सॉल्व करेंगे। a वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स है वो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा t -3 और ये आ जाएगा आपका यहाँ पर 2t। फिर b वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखेंगे जो कि आपके सेकंड रो में आएंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -2 होगा और फिर आपके पास यहाँ पर 2 होगा। उसके बाद यहाँ पर सी वेक्टर के रहेंगे, तो सी वेक्टर की कोफिशिएंट्स आपके पास यहाँ पर 3 है, फिर आपके पास यहाँ पर जो है वो t है और फिर आपके पास यहाँ पर 1 है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पर t को एक्सपेंड कीजिए, तो t को एक्सपेंड करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, -2 और -2t बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस साइन आता है, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 को एक्सपेंड करेंगे तो 1 माइनस में 6 हो जाएगा।
फिर प्लस में यहाँ पर 2t को एक्सपेंड करेंगे तो देखिए 2t को जब हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर t प्लस में 6 बनेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, ये आपका -2t हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास -2t स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर -5 बचेगा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास +2t स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस में यहाँ पर 12t हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो गए। अब देखिए आपके पास यहाँ पर 12t में से 2t जाएगा तो आपके पास यहाँ पर 10t होगा, तो 10t माइनस में 15, तो आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू क्या आ गई, 10t माइनस में 15। अब हमें यहाँ पर जो है वो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 to 2, आपके पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट है, इसकी वैल्यू आपके पास आई 10t माइनस में 15 और dt। इसका हमें यहाँ पर नॉर्मली जिस तरीके से हम इंटीग्रेशन करते वैसे हमें यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, तो करिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा 10t स्क्वायर अपॉन में 2, इंटीग्रेशन में पावर एक आपकी यहाँ पर बढ़ जाती है, तो t स्क्वायर बाई 2 माइनस में यहाँ पर जो है वो 15t कांस्टेंट के साथ आपके पास जो वेरिएबल होता है वो लग जाता है, तो यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपके यहाँ पर लग जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, ये बनेगा 5t स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 15t है, लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाएंगी। अब पुट कीजिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 5, तो आपके पास यहाँ पर 20 बनेगा। ठीक है, माइनस में यहाँ पर जो है वो आपका 30 बनेगा। फिर माइनस में हमें यहाँ पर लोअर लिमिट पुट करनी है, तो ये आपका 5 माइनस में यहाँ पर 15 बनेगा, यहाँ पे आपका -10 हुआ, यहाँ पर भी आपका -10 हुआ, बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +-10 है आपका, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने हैं। आपको यहाँ पर जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट या फिर कोई और आपको यहाँ पर दिया हुआ मिलेगा, देन आपको यहाँ पर जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो आपको सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पर बन सकते हैं। नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो आपका होता है यहाँ पर लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होता है ये देख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको मेन चीज क्या याद रखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी, बाकी आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लाइन इंटीग्रल क्या होता है। तो देखिए लाइन इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या है कि एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड अलोंग अ कर्व। जब आप एक कर्व के अलोंग इंटीग्रेशन को जब आप यहाँ पर निकालते हो तो वो आपका लाइन इंटीग्रल होता है। देखिए यहाँ पर आपको लाइन इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है कि आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर सी, आपके पास जो कर्व होता है, जैसे ये आपके पास कर्व है a to b, तो यहाँ पर आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट हम यहाँ पर पुट करते हैं तो वो आपका ओवर द कर्व c हो जाता है। a और b जो है ये आपको यहाँ पर लिमिट, a और b जो है ये आपके यहाँ पर लिमिट को ही जो है वो यहाँ पर जो है वो डिनोट कर रहे हैं कि अपर लिमिट जो है वो आपकी b है और लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर a है। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पर याद क्या रखना है, आपके पास यहाँ पर होगा एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आपको बस ये याद रखना है, या फिर इसकी जगह पर आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर सी आपके पास इस तरीके से हो सकता है कि एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन में डी टी, और फिर जो है वो आपके पास बाहर जो है वो डी टी लग जाता है। ठीक है, ये जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है, ये आपके पास लाइन इंटीग्रल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा, एफ वेक्टर गिवन होगा, आर वेक्टर आपको गिवन होगा, आपको यहाँ पर जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी गिवन होगी, देन आपसे पूछा जाएगा कि लाइन इंटीग्रल जो है वो आप यहाँ पर फाइंड आउट करें, या फिर आपको सीधा ही क्वेश्चन में जो है वो दिया हुआ मिलेगा कि इवेल्युएट, ये वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, आपको सीधा लिखा हुआ मिलेगा कि इवेल्युएट करो इस वैल्यू को, वहां पर आपको एफ वेक्टर भी गिवन होगा, आपको वहां पर आर वेक्टर भी गिवन होगा, बस वैल्यूज जो है वो आपको पुट करनी है और आपको यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस निकालना है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट हम किस तरीके से निकालते हैं, आपको पता है कि हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, आप यहाँ पर क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है वो आपको नोट दे रखा है, नोट में आपके पास क्या है कि जैसे आपके पास जो आर वेक्टर होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आर वेक्टर की, उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो डिफरेंशियल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होते हैं, जो आपके पास ये डी आर वेक्टर होता है, जैसे मैंने आपको लाइन इंटीग्रल में क्या बताया कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, ये एफ वेक्टर क्या होता है, एफ वेक्टर आपके पास यही तो होता है, f1 आई कैप प्लस में f2 जे कैप प्लस में f3 के कैप। ठीक है, और ये जो डी आर वेक्टर होता है ये आपके पास डॉट प्रोडक्ट में डी आर वेक्टर होता है, डी आर वेक्टर आपके पास ये होता है, क्या होता है, डी एक्स आई कैप प्लस में डी वाई जे कैप प्लस में डी जेड के कैप। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है आई डॉट जब हम करेंगे तो 1 हो जाता है,
जे डॉट जे करेंगे 1 हो जाएगा, के डॉट के करेंगे तो 1 हो जाएगा। आपके पास ये सीधा क्या बन जाएगा, ये आपका यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पर लिखती हूँ इंटीग्रेशन ओवर सी, ये आपका बन जाएगा f1 dx प्लस में f2 dy प्लस में f3 dz। मतलब कि यानी कि f1 का x के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा, f2 का y के रिस्पेक्ट हो जाएगा और f3 का z के रिस्पेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये वैल्यू जो है वो आपको नोट में दे रखी है। यहाँ पर ये कंपोनेंट फॉर्म हो जाएगी और एग्जैक्ट मैंने कंपोनेंट फॉर्म यहाँ पर ये लिख दी है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर लिखा भी हुआ आगे। ठीक है, ये जो है वो आपके पास कंपोनेंट फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको यहाँ पर लिख के बताई, ये आपके पास कंपोनेंट फॉर्म ही होती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है ये आपको जो है वो सीधा लिख रखा है कि अगर आपको यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, पॉइंट्स जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में दे रखा हो कि x जो है वो किसी अनदर वेरिएबल t का फंक्शन है, y भी t का फंक्शन है, z भी जो है वो अनदर वेरिएबल t का फंक्शन है, तो वहां पर आपके पास क्या होगा कि f1 फिर dx अपॉन dt हो जाएगा, प्लस में f2 dy बाई dt हो जाएगा, प्लस में f3 dz बाई dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर से dt आपका लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद ये तो आपको पता ही है कि जब हम यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट को एक्सचेंज करते हैं तो वहां पर आपके पास बाहर नेगेटिव साइन जो है वो आपका आ जाता है। तो ये रिजल्ट भी जो है वो आपको यहाँ पर नोट करना है। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, इस टाइप से जो है वो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, हमें क्या दे रखा है कि इवेल्युएट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको लिखा हुआ मिलेगा कि इवेल्युएट, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि एफ वेक्टर डॉट में dr वेक्टर, ये आपके पास और कुछ नहीं, ये आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ओवर सी, ये आपके पास है एफ वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन dt और फिर जो है वो आपके पास dt। ठीक है, ये दोनों वैल्यू जो है वो एक ही होते हैं। अब देखिए हमें एफ वेक्टर गिवन है, हमें आर वेक्टर गिवन है और हमें यहाँ पर जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी जो है वो गिवन है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अपर लिमिट क्या है आपके पास 1 है और लोअर लिमिट आपके पास क्या है -1 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें एफ वेक्टर दे रखा है एक्स वाई आई कैप। अब ये जो एक्स वाई है यहाँ से कंपेयर करें, आपके पास जो आर वेक्टर है यहाँ पर इन जनरल आर वेक्टर क्या होता है, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू आपके पास क्या बनी टी, वाई की वैल्यू आपके पास क्या बनी टी स्क्वायर, जेड की वैल्यू आपके पास क्या बनी टी की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, एफ वेक्टर बनाई पर क्या दे रखा है एक्स वाई, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करवाएं, तो एक्स वाई की मल्टीप्लाई करेंगे तो टी स्क्वायर आपके पास क्या बनेगा टी क्यूब बनेगा, आई कैप आपके साथ आ जाएगा, फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो दे रखा वाई जेड, तो वाई और जेड की मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास यहाँ पर टी की पावर 5 बनेगा, टी की पावर 5 जे कैप आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें दे रखा जेड एक्स, तो जेड की और एक्स की मल्टीप्लाई कराओ तो टी की पावर यहाँ पर जो है वो 4 बन जाएगा, तो टी की पावर 4 के कैप। ठीक है, फिर यहाँ पर ये तो एफ वेक्टर हो गया, डॉट में आपके पास क्या आता है, डॉट में आपके पास क्या आता है डी आर वेक्टर। डी आर वेक्टर क्या होता है, आपको आर वेक्टर गिवन है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास आर वेक्टर है, इसका डेरिवेटिव हमें करना विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पर कर दीजिए। तो ये आपके पास डी आर वेक्टर क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा आई कैप, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, टी स्क्वायर का करोगे तो आपके पास यहाँ पर 2t जे कैप हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर टी क्यूब का करोगे तो 3t स्क्वायर के कैप हो जाएगा। तो ये जो है वो डॉट प्रोडक्ट में आपके पास आ जाएगा, तो ये आपके पास होगा यहाँ पर आई कैप प्लस में 2t जे कैप प्लस में हो जाएगा 3t स्क्वायर के कैप। ठीक है, अब आपको पता है बाहर आपका यहाँ पर क्या चल रहा है, बाहर आपका यहाँ पर dt चल रहा है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको नोट करनी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो डॉट प्रोडक्ट हमें करनी है इन दोनों की। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है आई डॉट आई 1 होता है, तो देखिए टी क्यूब डॉट 1, तो ये तो आपके पास यहाँ पर जो है वो अपर लिमिट लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर आ जाएंगी, आपके पास यहाँ पर टी क्यूब बनेगा, फिर आपके पास प्लस में ये आपके पास टी की पावर 5 है और ये आपके पास 2t है, तो ये आपका बनेगा 2 टी की पावर यहाँ पर 6 बनेगा, फिर प्लस में यहाँ पर देखिए टी की पावर 4 और यहाँ पर जो है वो आपके पास 3t स्क्वायर है, तो यहाँ पर बनेगा 3 टी की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर 6 हो जाएगी। ठीक है, 4 और 2 6। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर जो है वो वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी, तो ये आपके पास dt हो जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो आपके पास t की पावर 6 है और यहाँ पर भी t की पावर 6 है, तो ये टोटल आपके पास क्या हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन -1 to 1 आपके पास यहाँ पर बनेगा t क्यूब प्लस में यहाँ पर जो है वो 5 t की पावर 6, ये दोनों ऐड हो जाएंगे dt।
ठीक है, अब यहाँ पर इनका जो है वो आपको इंटीग्रेशन करना है। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक पावर ऐड हो जाती है, तो टी की पावर 4/4 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर टी की 5, टी की पावर यहाँ पर 7/7 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो आपकी यहाँ पर लग जाएगी। तो देखिए, जब हम यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/4 बनेगा। क्या बनेगा? 1/4 प्लस में यहाँ पर आपका 5/7 बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर माइनस में जो है वो लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो लोअर लिमिट पुट करेंगे, टी की पावर 4 है तो यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 1/4 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है वो -1 पुट करेंगे टी की जगह पे, तो यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव -5/7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये माइनस जब अंदर जाएगा तो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/4 से 1/4 कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/7 और 5/7, तो 10/7 आपके पास आंसर आ जाएगा। 10/7 ये जो है वो आपके पास यहाँ पर आंसर आया। ठीक है, तो ये जो है आपको क्वेश्चन करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आने चाहिए। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर टॉपिक है वर्क डन बाय अ फोर्स। तो देखिए अभी जो हमने यहाँ पर लाइन इंटीग्रल जो किया था, वही आपके पास जो है लाइन इंटीग्रल से ही आपका यहाँ पर वर्क डन जो फाइंड आउट होता है। आपको क्वेश्चन भी गिवन होगा कि वर्क डन जो है वो आपको फाइंड आउट करना है, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो टोटल वर्क डन क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए कि टोटल वर्क डन along the curve C, along the curve C, जो आपके पास यहाँ पर इंटीग्रेशन ओवर सी, जो लाइन इंटीग्रल में जो हम करते हैं वही आपके पास जो है वर्क डन में होता है। तो इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, आपको यहाँ पर लाइन इंटीग्रल ही जो है वो आपको इवेल्युएट करना है, वही आपके पास जो है वो टोटल वर्क डन होता है। या फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, और बाहर जो है वो आपका डी टी लग जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर इनकी डॉट प्रोडक्ट करनी, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो ये जो है वो आपके पास टोटल वर्क डन निकल के आ जाता है। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन करवाती हूँ। तो देखिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द वर्क डन, हमें यहाँ पर वर्क डन जो है वो फाइंड आउट करना है इन मूविंग अ पार्टिकल वंस अराउंड अ सर्कल सी इन एक्स वाई प्लेन। हमें यहाँ पर जो सर्कल दे रखा है वो किस प्लेन में दे रखा है, एक्स वाई प्लेन में दे रखा है। इसका मतलब जेड की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या रहेगी, 0 रहेगी। इफ द सर्कल हैज सेंटर एट द ओरिजिन, यानी कि सेंटर जो है वो आपके पास क्या है, ओरिजिन पे है, यानी कि 0 0 है। ठीक है, सेंटर आपके पास क्या है, 0 0 है, और रेडियस जो है वो आपके पास क्या है, रेडियस आपके पास 2 है। ठीक है, एंड इफ द फोर्स फील्ड इज गिवन एज, हमें यहाँ पर फोर्स जो है वो हमें दे रखा है, एफ वेक्टर जो है वो हमें यहाँ पर क्या दे रखी है, ये आपके पास एफ वेक्टर जो है वो आपको गिवन है। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, जब हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है तो हमारे पास क्या होता है, इंटीग्रेशन ओवर सी एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ठीक है, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। अब देखिए हमें यहाँ पर जो है वो आर वेक्टर जो है वो बनाना है, तो आर वेक्टर आपके पास क्या होगा, क्योंकि आपको पता है एक्स वाई प्लेन में है, तो मतलब जेड आपका 0 रहेगा, तो आर वेक्टर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप ही बनेगा। ठीक है, तो आर वेक्टर आपके पास यही बनेगा। अब देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो सेंटर क्या है, 0 0 है, रेडियस आपके पास क्या है, रेडियस आपके पास 2 है, तो सर्कल की जो इक्वेशन बनेगी एक्स वाई प्लेन में वो आपके पास क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर जो है वो 2 आ जाएगा। रेडियस हमें क्या दे रखी है, 2 दे रखी है, तो ये जो है वो आपके पास सर्कल की इक्वेशन बनेगी। अब देखिए यहाँ पर आर वेक्टर जो है वो हमें दे रखा है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब हमें यहाँ पर टी की फॉर्म में लेके आना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, टी की फॉर्म में लेके आना है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो है वो पैरामीट्रिक फॉर्म में जो है वो इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, पैरामीट्रिक फॉर्म, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि हम x को क्या पुट करते हैं, चलो x को जो है वो मैं यहाँ पर r cos t पुट कर रही हूँ। यहाँ पर r की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो यहाँ पर 2 cos t हो जाएगा, और y को जो है वो मैं यहाँ पर r sin t पुट कर रही हूँ, और यहाँ पर r की वैल्यू 2 है, तो 2 sin t हो जाएगा। इसके अंदर पुट कीजिए तो r वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये 2 cos t i कैप प्लस में 2 sin t j कैप। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dr वेक्टर अपॉन में dt करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस में 2 cos t का साइन माइनस साइन t डेरिवेटिव होता है, तो -2 sin t i कैप प्लस में यहाँ पर जो है वो 2 cos t j कैप हो जाएगा। ठीक है, एफ वेक्टर जो है वो हमारे पास ये एफ वेक्टर गिवन है, हमें यहाँ पर जो है वो टी की फॉर्म में लेके आना है, तो हम जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करेंगे,
2 cos t पुट करेंगे, y है वहां पर 2 sin t पुट करेंगे और z की जगह पर 0 पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास f वेक्टर क्या बनेगा, f वेक्टर देखिए क्या बनेगा, 2 x की जगह पर हमें क्या पुट करना है, x की जगह पर जो है वो 2 cos t पुट करना है। तो ये आपके पास क्या बनेगा, 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 cos t बन जाएगा। माइनस में y की जगह पर हमें क्या पुट करना है, y की जगह पर 2 sin t पुट करना है। तो ये आपके पास 2 sin t हो जाएगा और 2z, z की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास यहाँ पर यही बनेगा, ये आपके पास जो है वो i कैप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस में हमें क्या दे रखा है, x प्लस वाई माइनस में z, z तो 0 हो जाएगा, x प्लस वाई क्या आ जाएगा, 2 cos t प्लस में 2 sin t और j कैप हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर प्लस में हमें क्या दे रखा है, प्लस में हमें दे रखा है 3x, 3x का मतलब यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 6 cos t हो जाएगा, 6 cos t हो जाएगा। फिर माइनस में यहाँ पर 2y है तो 2y करोगे तो मतलब यहाँ पर 4 sin t हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस में 5z है, ये आपका 0 बन जाएगा और बाहर आपका यहाँ पर k कैप आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है वो आपका t की फॉर्म में जो है वो f वेक्टर आ गया। अब हमें यहाँ पर ये f वेक्टर और ये dr वेक्टर अपॉन dt जो है इनकी हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट करनी है, तो कर दीजिए। हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर f वेक्टर डॉट में dr वेक्टर अपॉन में dt, ये जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो i कैप की i कैप के साथ जो है वो डॉट प्रोडक्ट होगी, तो देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, ये आपका बनेगा यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे पहले 4 cos t के साथ, तो आपके पास ये बनेगा 8, 4 2 जा 8 बनेगा, माइनस का साइन रहेगा cos t और वो sin t, तो मैं इसको लिख रही हूँ 8 sin t cos t। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस में इसके साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर t बनेगा, sin स्क्वायर t बनेगा और i डॉट i 1 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो फर्स्ट को जब हमने सोल्व किया इसके साथ जब हमने इसकी डॉट प्रोडक्ट की तो आपके पास ये बन गया। फिर यहाँ पर j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, मैं इस तरीके से लिख रही हूँ। फिर यहाँ पर जो है वो प्लस में आपके पास क्या बनेगा, 2 cos t को जब मैं यहाँ पर 2 cos t के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर 4 cos स्क्वायर t बनेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 2 sin t को जब मैं यहाँ पर 2 cos t के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा 4, यहाँ पर बन जाएगा sin t cos t। ठीक है, ये मेरे पास जो है वो वैल्यू बन के तैयार हो जाएगी और ये मेरे पास क्या आया है, f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन में dt। क्लियर है। अब देखिए जब यहाँ पर हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो 4 जब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t आपके पास क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए 4 sin t cos t और ये है माइनस का 8 sin t cos t, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरे पास जो आपके पास f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन dt जो है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर बन जाएगी -4 sin t cos t और वहां से 4 जब हमने कॉमन लिया तो हमारे पास sin स्क्वायर t प्लस cos स्क्वायर t 1 बन जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन ओवर c होता है f वेक्टर डॉट dr वेक्टर अपॉन dt। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन ओवर c, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 माइनस में 4 sin t cos t, बाहर जो है वो आपका dt हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास अपर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट क्या होगी, ये हमें यहाँ पर देखना है। तो ये आपके पास सर्कल है और सर्कल में आपके पास यहाँ पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो रहेगी वो आपके पास 0 से 2 पाई रहेगी। क्या रहेगी, 0 से 2 पाई रहेगी। तो आपके पास यहाँ पर 0 से 2 पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट हो जाएगा। आपके पास यहाँ पर 4 माइनस में 4 sin t और cos t जो है ये हमें यहाँ पर दे रखा है dt। अब देखिए मैं यहाँ पर इसका जो है वो क्या करूंगी, अब इंटीग्रेशन करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4t हो जाएगा ये, क्योंकि आपके पास ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल लग जाएगा तो 4t हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, 4 sin t cos t दे रखा है। तो अभी हमने एक रूल पढ़ा था, हमने जो है वो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूले किए थे वहां पर भी हमने किया था। आपके पास यहाँ पर देखिए sin t का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या होता है, cos t होता है। तो आपके पास sin t का डेरिवेटिव cos t होता है तो sin t की पावर जो है वो 1 बढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 sin स्क्वायर t अपॉन में यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास जो है वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपकी यहाँ पर लग जाएगी। ये आपके पास 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अपर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, 2 पाई अपर लिमिट पुट करेंगे तो 2 पाई यानी कि आपके पास यहाँ पर 8 पाई हो जाएगा। ठीक है, 8 पाई हो जाएगा।
माइनस में यहाँ पर 2 पाई पुट करेंगे। आपको पता है कि साइन पाई जो है, साइन 2 पाई जो है वो आपके पास वैल्यू 0 देता है, तो ये आपके पास 0 हो जाएगा। लोअर लिमिट पुट करेंगे तो साइन 0 0 ही होता है, तो ओवरऑल 0 बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर आंसर जो है वो 8 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको ध्यान रखनी है। और आपको यहाँ पर मेन चीज जो आपको पता होनी चाहिए थी वो थी आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। तो सर्कल में आपके पास यहाँ पर जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट रहेगी वो 0 से 2 पाई रहेगी। आपको यही ध्यान रखना था कि आपके पास अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या बनेगी, तो वो 0 से 2 पाई बनेगी। बाकी क्वेश्चन आपका यहाँ पर बिल्कुल आसान था। ये रूल होता है कि अगर आपके पास इंटीग्रेशन के अंदर कि अगर आपके पास fx है और डॉट में इसी का डेरिवेटिव अगर आपके पास पड़ा हो, तो आपके पास यहाँ पर जो है वो जो fx होता है उसकी पावर जो है वो 1 बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज जो है वो आपको नोट करनी है। ये आपका यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन होता है, तो ये जो है वो आपको बस नोट करना था। क्लियर है, तो ये आपका आंसर आ गया 8 पाई। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्क डन आपको निकालना पूछा जा सकता है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो है वो वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। वर्क डन जो है वो आपका जो लाइन इंटीग्रल आप यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं वही आपका वर्क डन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास आता है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है। तो आपके पास क्या है कि एन इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर अ सरफेस। जब हम एक सरफेस पर जब इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करते हैं तो वो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है। जैसे आपके पास यहाँ पर ये सरफेस है और इस सरफेस के अंदर जो है वो हम यहाँ पर इनफाइनाइट पार्ट्स बना रहे हैं कि यहाँ पर ये आपको जो ये डब्बे दे रखे हैं ये आपके इनफाइनाइट फॉर्म में आप लेके चले कि आपके पास इनफाइनाइट जो है वो आपके पास क्या है, ये एरियाज हैं। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेशल एरिया लेती हूँ ये, तो इसका अगर मैं एरिया निकालू तो आपके पास डेल एस आई से हम इसको नोटेशन देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एरिया आपका ये भी बन रहा है। मैं यहाँ पर एक स्पेशल एरिया लिया तो इसका जो है एरिया आपका क्या बनेगा, डेल एस आई बनेगा। यहाँ पर हमने एक पी पॉइंट लिया है, पी आई एक पॉइंट लिया है। आपको पता है कि ये हमने एक थ्योरम की थी कि आपके पास जो लेवल सरफेस होता है वो एक पॉइंट से आपका एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकता है। एक पॉइंट से आपका एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकता है। तो इस पी पॉइंट से मान लीजिए एक हमने एक पॉइंट लिया, इस एक पॉइंट से जो है वो आपका एक लेवल सरफेस पास होगा। वैसे ही जो है वो आपके पास कोई दूसरा पॉइंट होगा उससे भी जो वो लेवल सरफेस पास होगा। तो फाई ऑफ पी आई जो है वो आपके पास यहाँ पर बनेगा और जो एरिया होगा उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उस सब का जब हम यहाँ पर सम कर देंगे, ये जो वैल्यू है ये आपको यहाँ पर एज इट इज याद रखनी है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ये आपको एज इट इज याद रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है, सीधी जो है वो पूछी जा सकती है। ये आपके पास जो है वो क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल होता है। तो जब हम यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करवाते हैं तो ये आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल है वो आपके पास डबल इंटीग्रल ओवर s फाई डी एस जो है वो आपका यहाँ पर बन जाता है। ये आपको यहाँ पर नोट करना है। ठीक है, एज इट इज जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, तो ये आपको नोट कर लेना है कि जब आपके पास कोई सरफेस गिवन है उस सरफेस पर आपके पास इनफाइनाइट पार्ट्स हमने यहाँ पर बनाए, उस पर हमने एक स्पेसिफिक पार्ट लिया और इस पार्ट का जब हम यहाँ पर जो है वो एरिया निकालेंगे तो यहाँ पर इसको नोटेशन दी गई है डेल एस आई से। एस आई हमने यहाँ पर क्यों किया, क्योंकि ये आपके पास एक एरिया है, ये दूसरा एरिया, इस तरीके से यहाँ पर आई से नोटेशन हमने दी है। तो यहाँ पर जो है वो डेल एस आई इसका एरिया है, इस पर हमने एक पॉइंट लिया पी, उस पी पॉइंट से आपका एक लेवल सरफेस पास होगा जो कि एफ फाई ऑफ पी से हम नोटेशन देंगे, लेकिन पॉइंट आपके यहाँ पर इनफाइनाइट है तो फाई ऑफ पी आई हो जाएगा। इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे और उनका यहाँ पर आई की वैल्यू 1 to n यहाँ पर वेरी करवाएंगे तो सभी का जो सम होगा वो आपके पास सरफेस इंटीग्रल आएगा। और ये आपका नोटेशन क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन एस फाई डी एस होता है जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट होता है। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल होता है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस जो आपके बनेंगे वो आपके बहुत लेंथी बनते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर जो है वो जैसे हम नेक्स्ट जो चैप्टर करेंगे उसके अंदर हम यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, फिर हम यहाँ पर स्टोक्स थ्योरम, ग्रीन थ्योरम करेंगे, तो वहां से जो है वो आपको ये समझ में आएगा। जो फ्लक्स जब हम निकालते हैं, ये जो आपका सरफेस इंटीग्रल होता है इसमें आपका फ्लक्स निकलता है और फ्लक्स को जो है वो हम यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट थ्योरम होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, उसके अंदर कन्वर्ट करके जो है वो फ्लक्स निकालते हैं। वहां से क्वेश्चन जो है वो आपका छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम मेथड करेंगे फ्लक्स निकालने का तो वो बहुत लेंथी हो जाता है। तो सरफेस इंटीग्रल से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपके एज ए स्टेटमेंट जो है वो सरफेस इंटीग्रल की जो हमने यहाँ पर डेफिनेशन की है वहां से क्वेश्चन बन सकता है।
ठीक है, क्वेश्चन आएंगे तो अगर आ भी गया, बाय चांस अगर आपका क्वेश्चन आ भी गया तो वहां पर जो है वो हम उसको स्किप ही करना बेहतर समझेंगे। लेकिन अगर फ्लक्स निकालना आ गया तो हम उसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से जो है वो कनेक्ट करके हम उसको फ्लक्स जो है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो सरफेस इंटीग्रल होता है इससे जो है वो हम जो निकालते हैं वो हमारा फ्लक्स निकलता है। क्या निकलता है? फ्लक्स निकलता है। जैसे लाइन इंटीग्रल से आपका वर्क डन निकलता है, वैसे आपका जो सरफेस इंटीग्रल होता है वहां से आपको फ्लक्स जो है वो कैलकुलेट करना होता है। आप इसको ऐसे बोल लीजिए कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फंक्शन, या फिर आप इसको फ्लक्स बोल लीजिए। तो इसका यहाँ पर आपको फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ पर आपके पास जो फॉर्मूला होगा वो आपके पास होगा डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो है वो आपके पास फर्स्ट फॉर्म आ गई कि इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर फ्लक्स निकाल सकते हैं। सेकंड फॉर्म आपके पास यहाँ पर बनती है कि मान लीजिए आपको यहाँ पर जो है वो एक जो है वो यहाँ पर एक सरफेस दे रखा है, उसमें आपके पास अल्फा बीटा गामा आपके जो है वो एंगल बन रहे हैं, और आपके पास एल एम एन जो है वो आपके पास क्या है? कोसाइंस रेशियो है। तो वहां पर हम जो फ्लक्स निकालते हैं तो वहां पर आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा कि जो आपके पास डबल इंटीग्रेशन एस एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप जो होता है, ठीक है, एन कैप डीएस जो होता है, इसको हम किस तरीके से इवेलुएट करेंगे? डबल इंटीग्रेशन एस यहां पर हो जाएगा F1 डी वाई डी जेड, फिर प्लस में हो जाएगा आपके पास F2 डी जेड डी एक्स, फिर प्लस में हो जाएगा F3, फिर डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो इस टाइप की जो फॉर्म है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो है वो गिवन होगी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब ये क्वेश्चन आपको गिवन होगा, आपको जो है वो कोई एक्स वाई जेड में कोई वैल्यू यहाँ पर गिवन होगी जो कि F1 का काम करेगा, साथ में डी वाई डी जेड होगा, फिर F2 होगा उसके साथ में डी जेड डी एक्स होगा, फिर F3 होगा जिसके साथ डी एक्स डी वाई होगा। तो वहां पर जो है वो हम इसी को जो है वो कैलकुलेट करेंगे जो कि आपका फ्लक्स होगा, और फ्लक्स को जो है वो फिर हम यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर लेके जाएंगे। तो इस टाइप से जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको ये कंडीशन जो है वो ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थर्ड कंडीशन आपकी यहाँ पर क्या बनती है? मान लीजिए आपके पास जो सरफेस है वो आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर है एक्स वाई प्लेन के, ठीक है, एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है, और जो सरफेस है वो आपके पास इस टाइप की फॉर्म में अगर गिवन है कि जो सरफेस है, मान लीजिए z इज इक्वल्स टू में h ऑफ एक्स वाई फॉर्म का हमें यहाँ पर सरफेस गिवन है, तो वहां पर जब हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस जो हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे वो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? वो आपके पास होगा यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर जो है वो डबल इंटीग्रेशन, मान लीजिए आपके पास फर्स्ट रीजन R1 है, यहाँ पर एक्स वाई प्लेन की बात है तो R1 रीजन हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा? एफ वेक्टर डॉट एन कैप, ये जो डीएस होगा इसका एरिया यहाँ पर क्या निकलेगा? अगर हम एक्स वाई प्लेन के अंदर ले रहे हैं तो यहाँ पर डीएक्स डीवाई हो जाएगा, डीएक्स डीवाई हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर मोड ऑफ एन कैप होगा, और यहाँ पर dx एक्स वाई प्लेन में है तो आपके पास डायरेक्शन जो है वो जेड में जाएगी, जिसके अंदर आपके पास यहाँ पर के कैप होगा। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट का मॉडुलस निकाल देना है, ये आपके पास जो है वो यहाँ पर फ्लक्स निकल के आ जाएगा। यानी कि जब आपके पास प्लेन एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो, यानी कि जो सरफेस है वो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर हो, तो आपके पास ये कंडीशन बनेगी। और यहाँ पर सिमिलरली उसी अगर तरीके से अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है वो मैं जेड एक्स प्लेन ले रही हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जो है वो ZX अगर मैं प्लेन ले रही हूँ, अगर मैं यहाँ पर ZX प्लेन ले रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डीएस जो है वो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा? डबल इंटीग्रेशन, यहाँ पर रीजन जो है वो R2 मान लीजिए R2 रीजन है, तो एफ वेक्टर डॉट एन कैप जो एरिया यहाँ पर निकलेगा डीएस जो आपका यहाँ पर रहेगा वो आपके पास यहाँ पर क्या रहेगा? क्योंकि हम यहाँ पर ZX प्लेन की बात कर रहे हैं तो ZX प्लेन में आपके पास यहाँ पर क्या होगा? यह हो जाएगा डी जेड डी जेड डी एक्स अपॉन में यहाँ पर जो है वो आपके पास एन कैप डॉट में जेड और एक्स है, तो मतलब आपके पास यहाँ पर जो डायरेक्शन जाएगी वो वाई में जाएगी, और वाई में आपके पास जे कैप होता है, इसका यहाँ पर जो है वो मोड लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो है वो अगर आपके पास ये वाई जेड प्लेन है, ठीक है, वाई जेड प्लेन है, तो आपके पास यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन एस एफ वेक्टर डॉट एन कैप डी एस जो होगा वो आपके पास क्या होगा? डबल इंटीग्रेशन R3, रीजन R3 हम यहाँ पर ले रहे हैं, ये बनेगा आपका एफ वेक्टर डॉट एन कैप, यहाँ पर YZ प्लेन है तो यहाँ पर dy dz हो जाएगा, अपॉन में मोड ऑफ
एन कैप डॉट में, वाई जेड है तो एक्स के अंदर आपकी डायरेक्शन जाएगी जो कि आपका यहाँ पर आई कैप रहेगा। क्या रहेगा? आई कैप रहेगा इसका मोड। ये जे कैप है और ये आपका आई कैप है, ठीक है। तो ये जो है वो आपको वैल्यूज एज इट इज याद रखनी है। ये 3 टाइप होते हैं आपके पास फ्लक्स निकालने के, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके पास आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक है, ये है आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है ये चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर ए वॉल्यूम, ओवर ए वॉल्यूम, वॉल्यूम के ओवर जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल ही होता है, ठीक है। डेफिनेशन क्या बनी कि एनी इंटीग्रल विच इज टू बी इवेल्युएटेड ओवर ए वॉल्यूम enclosed by a surface is called a volume integral, ठीक है। यानी कि आपके पास यहाँ पर एक सरफेस है, उस सरफेस का हम यहाँ पर एक एरिया निकालते हैं, जैसे हमने लास्ट में एरिया निकाला था वैसे अभी यहाँ पर हम वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम उसको डेल वी आई से जो है वो नोटेशन देंगे और फिर जो है वो वहां पर एक पॉइंट लेंगे, उससे एक सरफेस पास करवाएंगे, तो वहां पर जो है वो आपके पास फाई ऑफ क्या हो जाएगा? पी आई हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लीकेशन जो है वो हम यहाँ पर डेल वी आई के साथ करेंगे और इन सब का जो है वो हम यहाँ पर समेशन कर देंगे i इज इक्वल्स टू 1 to n। तो ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल आ जाता है और यहाँ पर n टेंड्स टू इनफाइनाइट करेंगे तो हमारे पास ट्रिपल इंटीग्रेशन आ जाएगा। ट्रिपल इंटीग्रेशन v फाई dv हो जाएगा। ये आपके पास वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो ये जो है वो आपको एज इट इज याद रखना है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यूज है आपको एज इट इज याद रखनी है क्योंकि एज ए स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल होता है। तो ये जो है वो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।